नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है द हिंदू की, वहाँ पे एक टॉपिक छपा जिसका नाम था फ्रॉम बॉर्डरलैंड टू इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स फ्रंटियर। मतलब हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं पेन ले लूँ यहाँ पर। तो इस एडिटोरियल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो द हिंदू में छपा हुआ है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसा कि आजकल हम क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पे ज़्यादा हम एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो टॉपिक है हमारा, वो इस जो छापा है, जो भी लेखक हैं इसके, उन्होंने ये छापा जो भी नॉर्थ ईस्ट के रिसोर्सेज हैं उसमें, और वहाँ की जो ट्राइबल्स है, वहाँ का जो नेचर है, उसमें किस तरीके का हम एक संतुलन, एक बैलेंस स्थापित कर पाएँ, है ना। तो उसी के रिलेटेड है कि हम वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे जो भी मेटल मिल रहे हैं, जो भी खनिज पदार्थ मिल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, हमारे इंडिया के असम, मेघालय, त्रिपुरा, उस जगह पर, तो वहाँ पर हम किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ वहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए, और वहाँ पे जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं उसमें। अब मिनरल्स में यहाँ पे बेसिकली रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मेटल की बात करी गई। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ को ही देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, हिंदी में भी बता दिया मैंने आपको। देन पूर्वोत्तर राज्यों में जो मैंने बताया आपको कि बॉर्डरलैंड के जो इलाके हैं अपने, जो भी है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम, मिजोरम, तो ये सब जितने भी एरिया हैं, तो हम पहले इनको राष्ट्रीय सुरक्षा की नज़र से देखते थे। लेकिन अब नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा तो ज़रूरी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ कैसे कर पाएँ हम, एक बैलेंस क्रिएट करके, ताकि वहाँ के लोगों का भी फ़ायदा हो, वहाँ का जो लैंड हो वो भी बर्बाद ना हो, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हम वो जो मिनरल्स चाहिए हमें इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपनी, उनका यूज़ कर पाएँ। क्योंकि अभी भी हम जो है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मेनली हम इम्पोर्ट करते हैं। मतलब अधिकतर हम इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंस है हमारी, ठीक है। किसके लिए? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, खासकर रेयर अर्थ मेटल, जिसमें 90% का जो दबदबा है वो केवल चाइना का है। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते जो इकोनॉमिकली एक बेस बनाते हैं ना। इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चाहे सेमीकंडक्टर हो गया, तो उन मेटल्स को रखा गया है यहाँ पे जो इकोनॉमिकली एक बेस बनाते, बूस्ट करते, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी मिनरल्स बेस बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो माइनिंग मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ, राइट, खान मंत्रालय है, तो उसमें 30 प्रकार के, उसने एक लिस्ट दी जिसमें 30 प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई, जैसे कॉपर, लिथियम, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल भी उसी में है, प्लेटिनम, जिरकोनियम। तो ये सब क्या है? क्रिटिकल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपने वो पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो वहाँ पे जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे ना, लैंथेनॉइड्स, वो रेयर अर्थ मेटल्स में आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो जो मेटल्स हैं, वो उनमें से काफ़ी हद तक जो मेटल हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो इसको भी हम आगे देखते हैं, लेकिन जो मेन खबर थी वो द हिंदू की, वो ये बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से वहाँ के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं पूर्वोत्तर वाले राज्यों में, तो उनका किस तरीके से हम यूज़ करें, ताकि वहाँ की ज़मीन और इतिहास, वहाँ के लोगों का भी भला हो, साथ में इंडिया को भी इकोनॉमिकली बूस्ट मिले, है ना। हमें बाहर की कंट्रियों पे इंपोर्ट पे, बाहर की कंट्रियों के इंपोर्ट पे हमें डिपेंडेंसी ना रहे, राइट। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि आजकल के ज़माने में जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे कोई भी वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, राइट, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ होगा, लाइक लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स में जो बताया मैंने, लैंथेनॉइड, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर आप, तो वहाँ पे जो लैंथेनॉइड्स होते, तो वो, और कुछ एलिमेंट और होते थे 2-3 एक्स्ट्रा, जिनको हम किसके अंदर, रेयर अर्थ मेटल के अंदर रखते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स की तो बता दिया कि एक लिस्ट दे दी खान मंत्रालय ने। तो उन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम में आते हैं, एक बेस बनाते हैं, ठीक है, देश की इकोनॉमी का, राइट, मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाते हैं। और रेयर अर्थ मेटल वो होते हैं जो मेटल की, मतलब पाए तो जाते, जो अर्थ क्रस्ट है उस पर अच्छी तरह पाए जाते हैं। जो रेयर अर्थ मेटल है वो अर्थ की क्रस्ट पे अच्छी तरह पाए जाते हैं, बस इनको जो प्रोसेसिंग करने का तरीका है ना, इनको प्राप्त करने का, इनका परसेंटेज, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका है, वो नहीं है, वो बहुत सीमित है हमारे पास, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे मौजूद तो हैं ये। तो रेयर अर्थ मेटल वो हो गए और क्रिटिकल मेटल वो हो गए। आई होप आपको क्रिटिकल मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स में डिफरेंस समझ में आया होगा।
रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो क्रिटिकल मेटल्स के अंदर ही आते हैं। मतलब क्रिटिकल मेटल्स की जो लिस्ट देखोगे आप, तो वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल जो 17 प्रकार के रेयर अर्थ मेटल को रखा गया, 17 एलिमेंट्स को, तो वो भी उसी कैटेगरी अंदर रखा गया, राइट। आगे देखेंगे इसमें ये वही वही सब लिखा हुआ है कि भारत में की सरकार जो खोज खनन पे काम कर रही, ठीक है। मतलब जो भारत सरकार है वो इस तरीके से काम कर रही है कि मतलब हमारे भारत में सब कुछ है, अगर हम उसको खोजना चाहेंगे तो वो मिलेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इंडिया का, है ना, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, वो सब, तो वहाँ पे अथाह भंडार की बात करी गई। लेकिन चेतावनी यही है कि अगर हम वहाँ पे जो भी माइनिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग हैं, ज़मीन है, वहाँ का इतिहास है, वहाँ का नेचर है, सबसे मेन बात तो, ठीक है? क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, देन वहाँ का जो नेचर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके बीच में एक तालमेल बने, तो उसी के लिए यहाँ पे ये न्यूज़ छापी गई यहाँ पर, जो भी लेखक हैं इसके, द हिंदू में जो छपा हुआ है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसका सार यहाँ पे बता दिया कि संसाधन की होड़ है वहाँ पर, है ना? आर्थिक विकास में बहुत काम की है वो चीज़ें, लेकिन भंडार तो है, लेकिन उसका सही से यूज़ हो, ठीक है? गॉट इट? फिर उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लो हम निकालने जाएँगे, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जो नेचर है, तो वो बहुत संवेदनशील है। पूर्वोत्तर की स्थिति देखोगे ना आप, तो वहाँ पे जो पर्यावरण की स्थिति है बहुत नाज़ुक है। जो वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, राइट? तो वहाँ का नेचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें अंधाधुंध कोई चीज़ नहीं करनी। ना ही अंधाधुंध जंगलों को काटना, ना नदियों को बर्बाद करना, ना ज़मीन को। तो इस चीज़ के एक बैलेंस रखना, ताकि हमें नुकसान ना हो, है ना? जब इसको पॉज़ करके पढ़ोगे तो वही सब लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। स्थानीय लोगों के अधिकार, अब वहाँ पे देखोगे तो अधिकतर ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती हैं, आदिवासी लोग। तो उनके अधिकार ज़मीन से ज़्यादा जुड़े, ठीक है? मतलब वो ज़मीन से ज़्यादा जुड़ाव रखते। तो उनके अधिकार इफ़ेक्ट ना हो, है ना? उनके अफ़ेक्ट ना आए उन पे, इफ़ेक्ट ना आए। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा, इसके बीच में बैलेंस बनाना होगा, संतुलन की अवस्था जो बता दिया मैंने आपको। वहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि सरकार है, कंपनी है, जो भी खनन प्रोजेक्ट लिए, जो भी माइनिंग का प्रोजेक्ट जिसके हाथ में हो, मेनली सरकार के हाथ में है इन दी एंड, तो उसको ऐसी नीतियाँ बनानी होगी कि वहाँ के निवासियों, ज़मीन का भी भला हो और पर्यावरण को भी तबाह ना कर पाएँ, ठीक है? उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है ये इस लेख में, तो इतनी सी न्यूज़ थी यहाँ पर, राइट? अब मेन आता है जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल की भी बात करी जाए यहाँ पर। ठीक है? अब क्या है, जो जियोपॉलिटिक्स है, देन ऊर्जा हो गया, चाहे आजकल की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लो, चाहे फ्यूचर की भी टेक्नोलॉजी देख लो, वहाँ पे ये रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मेटल्स ही काम में आने वाले हैं। ठीक है? गॉट इट? तो इनके बीच में इसको क्या, तो देखेंगे हम यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है ना, किसी देश की मोनोपोली ना हो उस पे, मतलब सिंपल लैंग्वेज समझो, किसी देश के आर्थिक विकास को करने के लिए वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज होती, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती, एक लिस्ट जारी करती कि ये जो मेटल्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, वो हमारे देश के लिए ज़रूरत हैं। चाहे वो आर्थिक विकास में हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बनाने हो उसमें हो। तो उस लिस्ट के अंदर जो भी मेटल्स होंगे उसको क्रिटिकल मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब जो सरकार है वो इस लिस्ट को चेंज भी कर सकती। अभी जैसे 30 एलिमेंट्स को रखा, 30 मेटल की कैटेगरी को रखा, तो इसको सरकार चेंज भी कर सकती, आगे बढ़ा भी सकती, घटा भी सकती। ठीक है? तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत सरकार की जो खान मंत्रालय है ना, माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसने 30 खनिजों को क्रिटिकल घोषित करा हुआ है कि ये बहुत ज़रूरी है ना? देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तांबा हो गया, निकल हो गया, सिलिकॉन हो गया। अब यहाँ पे क्रिटिकल मेटल्स, तो ठीक है, देखो मेटल, ग्रेफाइट मेटल तो है नहीं, सिलिकॉन मेटल तो है नहीं, सेमीकंडक्टर है वो, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई, उसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, सेमीकंडक्टर्स भी हैं, ठीक है? इसी के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी। तो मेटल लगा के हम क्या करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स या एलिमेंट्स, राइट? फिर रेयर अर्थ मेटल बता दिया यहाँ पे कि 70 प्रकार के खनिजों को रेयर अर्थ की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें से 15 आपके लैंथेनॉइड्स हैं, देन स्कैंडियम और एट्रियम। तो ये पूरे कुल मिला के 17 एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे जिसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। मेनली यहाँ पे मेटल्स ही मेटल्स हैं जितनी भी हैं, रेयर अर्थ मेटल्स में, एलिमेंट्स में मेटल ही मेटल है। और जबकि जो क्रिटिकल मेटल्स कह दो या क्रिटिकल एलिमेंट्स कह दो, तो उसमें नॉन मेटल्स भी आ रहा है, देन उसमें सेमीकंडक्टर्स भी आ रहा है, देन
उसमें मेटल्स तो हैं ही। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूरा ताना बाना इसका हो गया, राइट। अब शायद नीचे लिस्ट दी हुई है, तो देख लीजिए कौन कौन से। ये बता दिए कि दुर्लभ क्यों कहा जाता है, कि इसका जो अर्थ की क्रस्ट होती, जैसे आपको मालूम होगा अर्थ की 3 कैटेगरी होती। अर्थ मतलब अर्थ का जो लेयर होती, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अर्थ की क्रस्ट जो होती वो सबसे ऊपर वाली होती, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अर्थ की क्रस्ट में जब देखोगे तो जी ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जी हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जो विधि है वो बहुत सीमित है। और उस पे जो है 90% चाइना का कंट्रोल है, मतलब उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, इसलिए हम इसको रेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मौजूद तो हैं अच्छी मात्रा में, लेकिन कंसंट्रेशन करने की जो भी हमारे पास विधि है वो ठीक नहीं है, या बहुत छुटपुट इलाकों में ऐसे हैं, मतलब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे, इस तरीके से कुछ। ठीक है, इसलिए तो इसको शुद्ध करना बहुत जटिल होता है ना, खर्चीला होता, इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम होता, तो इसलिए हम इनको रेयर अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो भी जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बन रही है आपकी, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी हो, या चाहे डिफेंस ले लो, चाहे एरोस्पेस ले लो, तो अब तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उन सब में, चाहे मेडिकल की टेक्नोलॉजी ले लो, उन सब में रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत पड़ रही। तो हम बाहर से इम्पोर्ट करते, मेनली चाइना से। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसको और आगे, और भी चीज़ें इसमें, जैसे नियोडियम हो गया, सेरियम हो गया, लेंथेनम हो गया, ये सब रेयर अर्थ की कैटेगरी में आते हैं, राइट। फिर सामरिक और आर्थिक महत्व यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको नया तेल कहते हैं। जो रेयर अर्थ होती ना, इनको नया तेल कहते हैं, कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने बताया कि भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी लगेंगी वहाँ पे इन मेटल्स का यूज़ होगा। जैसे देखेंगे, अभी की बात करेंगे प्रेजेंट में क्या चल रहा, तो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी में लिथियम का यूज़ होता, कोबाल्ट का यूज़ होता, नियोडीमियम का यूज़ होता, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज़ हो रहा, राइट। पवन चक्की में जो टरबाइन बन रही वहाँ पे, सोलर पैनल जो भी बन रहा है वो इन्हीं सबसे बन रहे। फिर रक्षा टेक्नोलॉजी में टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, है ना। इन सब रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ होता, एलिमेंट्स का यूज़ होता, जिसमें रडार, लड़ाकू विमान, मिसाइल्स विमान, जो भी इंजन बन रहे हैं वो सब इन्हीं के बन रहे हैं, जो भी सैटेलाइट्स बन रहे हैं वो भी इन्हीं के बन रही। और इनके जो एलॉय एलॉय बनते हैं, मतलब दो या तीन मेटल को मिला के जो भी एलॉयस बनते हैं, ठीक है, तो उससे इन सब, उनमें इन्हीं सब चीज़ मेटल्स का यूज़ होता है, इन्हीं सब एलिमेंट्स का यूज़ होता, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, अगेन याद नहीं रखना, ये वही सब मिला जुला है, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर चिप, इन सब में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर बनाने में, ऑप्टिक्स फाइबर में, फाइबर ऑप्टिक्स में, चिकित्सा में बता दिया मैंने, है ना। गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, एमआरआई मशीन, कैंसर की मशीन, कैंसर का उपचार जो भी मशीन हो रही, ठीक है, कैंसर के उपचार में काम में आ रही। तो वही यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, राइट, क्लीन एनर्जी ले लो, तो उन सब में ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, क्रिटिकल मेटल्स, उन्हीं का यूज़ हो रहा, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा। अब भारत की स्थिति देखोगे तो रेयर अर्थ का लगभग लगभग 6% है हमारे पास। उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मोनोजाइट सैंड जो होती है ना, जो कोस्टल एरिया में मिलती, खासकर केरला का जो मालाबार क्षेत्र है, जो केरला का मालाबार क्षेत्र है, जब यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो यहाँ इंडिया, तो ऐसे मालाबार जो क्षेत्र आता, तो वहाँ पे अधिकतर मिलता है ना मोनोजाइट सैंड, तो उसके अंदर भी इसकी प्रेजेंस देखी गई। लेकिन जो भी है, हमारी हिस्सेदारी 1% से कम है। जो पूरा का पूरा डिपेंडेंस है वो हम आयात पे निर्भर हैं, ये बता दिया मैंने। और चीन का एक अधिकार, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है, जो भी यहाँ पे मिनरल्स निकालने और प्रोसेसिंग करने की टेक्निक है, वो उसमें चीन का दबदबा है। इवन अमेरिका भी इसमें बहुत पीछे है। तो अमेरिका ने चीन को काउंटर करने की यहाँ पे ग्रुप बनाया, रेयर अर्थ मेटल्स में चीन को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया। आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है कि MSP, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही है कि आपूर्ति श्रृंखला, जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती चाइना के साथ, मान लो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाती चाइना के साथ, तो वहाँ पे ये क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ मेटल्स हैं, तो उनको उनको सप्लाई में रोक लगा सकता हो, क्योंकि एक टाइम पे देखा भी था कि यहाँ पे रोक लग गई थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने प्रॉब्लम हो रही थी, और भी कई चीज़ें हैं। तो चीन के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव हम भारत सरकार भी ले रही, और बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उन सब ने भी कई सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, राइट। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी प्रोसेसिंग की क्षमता है उसका अभाव है, ठीक है। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव भी देखा जाता है यहाँ पर, कि भाई जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो अधिकतर रेडियो एक्टिव हैं, तो उनका जो कचरा है, थोरियम है, और भी कई सारे एलिमेंट, तो पानी में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, उसको पॉल्यूट कर देंगे, ठीक है। और जो भी खनन होगा वहाँ पे, आदिवासी जो क्षेत्र होगा वहाँ पे जितना भी इकोसिस्टम होगा वो बर्बाद हो जाएगा, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा,
वो विरोध करेंगे तो उनको बात सुननी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक नेटवर्क देखेंगे, मतलब पूरे तार जुड़े हुए हैं, राइट। आगे देखेंगे सरकार की पहलें। तो भारत सरकार ने भी कई सारी, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि मिनरल राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत सरकार ने चलाया, वही सब यहाँ पे है कि इसको एक्सप्लोरेशन बढ़ाना, देन खनिज का जो रिसाइकलिंग है। अब रिसाइकलिंग का सिंपल मतलब होता है जो भी हमारे पास ई वेस्ट आता, ई वेस्ट मतलब कह सकते हैं जो भी मोबाइल आ रहे हैं, है ना, लैपटॉप्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं। तो उनके अंदर भी कई सारी मेटल्स होती है, अगर उनको निकाल के हम यूज़ करें, रिसाइकिल करें, तो बहुत काम में आएगी। तो वही यहाँ पे बताया हुआ कि रिसाइकलिंग की प्रोसेस को बढ़ावा देना, है ना। विदेशों में क्या होता, जो खनिज संपत्ति को अधिग्रहण करना, जैसे कि हमारी कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये 3 कंपनियों का क्या है, गठबंधन है, जो अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे जो भी मिनरल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करता, खोज करता और वहाँ पे माइनिंग करता। तो उससे उस देश का भी भला होता, देन यहाँ पे भी भारत उसको इम्पोर्ट कर लेता डायरेक्ट। तो वो यहाँ पे कंपनी है कि बाहर विदेशों में जाके संपत्ति का अधिग्रहण करना। चाइना चाइना इसमें बहुत एज ले रहा, ठीक है। आप साउथ अमेरिका जाओ, देन अफ्रीका जाओ, तो वहाँ पे जब जितनी भी अधिकतर कंट्री देखोगे तो जहाँ जहाँ अच्छे मिनरल्स हैं, तो वहाँ पर वहाँ चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चाइना इस समय बहुत आगे चल रहा है, उसके पास खुद तो ये प्रोसेसिंग है उसके खुद के देश में, और वो बाहर भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी भारत के लिए एक तरीके से खतरा कह सकते हैं। और साथ में जो भी हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है फ्यूचर के लिए, वो उसके लिए भी हम खतरा कह सकते हैं इसको, राइट। तो जैसे कि लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ABC वाला, अर्जेंटीना, और बी से बोलिविया और सी से चिली। तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया का जो काबिल है वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे जो भी माइनिंग है वो प्रोसेस करता है। साथ में MMDR एक्ट में 6 ऐसे खनिजों को बाहर निकाल दिया, परमाणु की खनिजों को, जिस पे अब निजी सेक्टर भी काम कर सकता है। पहले क्या होता था, इन पे केवल सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थी। तो कहीं प्रोसेसिंग में डिले हो रहा, मतलब कोई नीति पॉलिसी बनाने में डिले हो रहा, बहुत सारी चीज़ों में डिले हो जाता था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आएंगी ये चीज़ें, तो यहाँ पे एक बढ़ोतरी मिलेगी, है ना। तो वही चीज़ है, और जब यहाँ पे जब माइनिंग होगी तो सरकार वही चीज़ खरीद लेगी। तो इससे कहीं ना कहीं एंड प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट मिल रहा, साथ में जो भी हमारी प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम है, उसको भी साइड करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी, और एक तरीके से सरकार का बोझ कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी नीलामी की जाएगी। देन यहाँ पे जो अमेरिका का बता रहा था ना मैं, कि अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया, तो भारत भी उसमें शामिल हो गया कि MSP, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो अमेरिका ने बनाया हुआ है चीन को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मेटल पे, ठीक है, कि चीन पे निर्भरता कम हो जाए, देन जो भी हमारी सुरक्षा और लचीली आपूर्ति बनी रहे। क्योंकि मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स में, तो ठीक है, अगर वहाँ पे चीन का बुरा होता, तो चीन यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स में रोक लगा देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो आज की फ्यूचर की जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बात कर रहे हैं, या जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा, वो सब ठप पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो भी मेटल्स लग रहे हैं, जो भी एलॉय लग रहा है, वो कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मेटल्स पे ही डिपेंडेंट, ठीक है। आगे की रहा वही सब यहाँ पे दिया होगा, इतना टॉपिक में हमने डिस्कशन करा, तो आप ये सब चीज़ समझ चुके होगे कि हमें, भारत को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारे पास पहले से ई वेस्ट रखा हुआ है, उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। इसे कहते हैं अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग का मतलब जो भी पुरानी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसमें रिसाइकिल करके हम बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। सतत और समावेशी विकास, जैसे कि हम जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मिनरल्स यानी कि खनिज का अथाह भंडार है, तो वहाँ पे पर्यावरण और वहाँ के लोगों के बीच में, और साथ में यहाँ की जो भी कंपनी खनन करने वाली है या जो भी सरकार है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो मिनिस्ट्री, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि वो यहाँ पे अब तो ये वही सब चीज़ें हैं कि 30 कैटेगरी मिनरल्स को रखा हुआ है, उनकी लिस्ट दी यहाँ पर, कि ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय काम करता है यहाँ पर लिस्ट बनाने में। तो 2023 में जारी करी गई थी कि देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो उसकी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रखा गया, राइट। तो अब देखोगे यहाँ पे जैसे एंटीमनी हो गया, बेरिलियम हो गया, बिस्मिथ हो गया,
कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मेटल नहीं है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है ना। हॉफनियम हो गया, इंडियम हो गया, लिथियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया, निकल। देन उसके बाद नियोबियम हो गया। और फिर यहाँ पे प्लेटिनम के कई सारे एलिमेंट, मतलब प्लेटिनम क्या होता, ग्रुप में मिलता। तो वहीं पर यहाँ पे बात करी कि प्लेटिनम के जितने भी तत्व हैं, जितने भी कंपाउंड है, उन सब का ग्रुप की बात करें यहाँ पे, पीजीई, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट, उसके अंदर जो आ रहा है प्लेटिनम के साथ साथ। फिर सेलेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, देन स्ट्रॉन्सियम, टेंटिलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन। तो इनको एक बार 2-3 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। देन वेनेडियम, जिरकोनियम, ये सब हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। साथ साथ इन्हीं के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स को भी रखा जाता, ठीक है। मतलब ये 30 कैटेगरी तो है ही। देन इसी के अंदर ये दिया हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स, जैसे पोटाश, फोस्फोरस भी है, और रेयर अर्थ मेटल्स और रेनियम। तो ये कुल मिला के पूरे 30 लिस्ट दे दी, 30 की लिस्ट बना के दे दी। इसी के अंदर ये सब दिया हुआ है, पूरा पढ़ सकते वापस, राइट। अब यहाँ पे जो पोटाश और ये फॉस्फोरस रखे हुए हैं, क्योंकि इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ उर्वरक फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में होता है। इसलिए इनको भी, क्योंकि देश की वृद्धि तो ये भी कर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसका भी अपना वेटेज है। आईआईपी इंडेक्स पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या एक वेटेज दिया हुआ है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। तो वहाँ पे पोटाश और फॉस्फोरस को भी क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। जबकि पोटाश और फॉस्फोरस है, पोटाश तो मेटल है, देन पोटेशियम कह सकते हैं अपन इसको, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन के बारे में। और तो न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में तो काफ़ी पहले से है, जैसे कि 2024 में जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया। देन वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आई। अब वहाँ पे जो चुनाव हुए तो तारिक रहमान नाम से एक व्यक्ति वहाँ पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन के आए, राइट। तो अभी ये न्यूज़ में तो है ही बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन, क्योंकि बांग्लादेश एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना की तरफ ज़्यादा झुकता जा रहा है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। और एक गंगा ट्रीटी हुई थी, गंगा वाटर ट्रीटी, 1996 में, मतलब 1996 में एक गंगा नदी के पानी के लिए ट्रीटी हुई थी। कितना पानी बांग्लादेश को मिलेगा और कितना इंडिया को, वो 1996 में हुई थी। और 2026 तक की उसकी डेट थी। 2026 के बाद उसकी, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगी 2026 में। तो उसके बाद आगे क्या, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आगे वहाँ पर ट्रीटी बनेगी। तो उस पर बताया हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब कि बांग्लादेश का इंडिया के ऊपर विश्वास कम हुआ। तो अब क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट बनी ना, बांग्लादेश के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनी है इस समय तारिक रहमान की, तो वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना है ना। उसका जो भी आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तान है। जबकि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उनकी जो भी सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, है ना। अभी जो सरकार है वो एंटी इंडिया है। तो वही यहाँ पे एक तरीके से जो भी रिलेशन है उसमें तनाव की स्थिति है, देन ठहराव की स्थिति। और इस वही यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें कहीं ना कहीं इनकी सरकार का इफेक्ट दिखेगा। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखेंगी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना का भी फैक्टर यहाँ पे वो लेके आएंगे, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी दिखेगी यहाँ पर, राइट। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस करे बांग्लादेश ने जिसमें ऐसा लगा कि वो, ऐसा लगा क्या, पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तान है वो। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है चर्चा क्यों है। और इंडिया का भी कंटेक्स्ट देखो, इंडिया जो बात करता है यहाँ पे कि जो हम अवैध इलीगल जो बांग्लादेशी आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक है, उस पर बयानबाजी करी। देन यहाँ पे जो गंगा की ट्रीटी है उसके नवीनीकरण पे बात होना, वीज़ा बहाली, सीमा सीमा पे जो अभी देखोगे आप, अभी रिसेंट की खबर है जहाँ पे बीएसएफ और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर की फोर्स है बांग्लादेश की, तो उनके बीच में एक झड़प हुई, ठीक है। इलीगल माइग्रेशन, पानी का बंटवारा। अब यहाँ पे देखोगे इंडिया बांग्लादेश के बीच में 54 नदियाँ, 54 नदी ऐसी, मतलब 54 नदी ऐसी हैं कि इंडिया बांग्लादेश में बहती। तो उन पे उनके पानी का बंटवारा, है ना, वीज़ा बहाली, ये सब मुद्दे हैं। तो उन पे बातचीत होनी, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो वहाँ के राजनयिक हैं, बांग्लादेशी राजनयिक, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे मुद्दे हैं, तो इन पे गंभीरता से बात हो जाए तो ठीक है, राइट। तो एक यहाँ पे जो टॉपिक दिया है ना, विश्वास की कमी, जब आप पढ़ोगे द हिंदू का जो टॉपिक है वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात करता है, ठीक है। जैसे अवैध प्रवासन की बात करें यहाँ पर, कि जो भी बांग्लादेशी हैं वो इलीगल रूप से यहाँ पे इंडिया में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स हैं, जो बताया मैंने, उसकी उनकी बीएसएफ से भी झड़प झड़प हुई, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की जो सीमा पार के लोग हैं
जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये कि इंडिया की जो सरकार है वही चेंज हो रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुई, तो वहाँ पे क्या डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। मतलब बांग्लादेशी जो इलीगल थे उनको हटाया जा रहा है कि आप अपने वहाँ जाइए, वापस जाइए। तो उसी को लेके बताया, यहाँ पे पुश की कंडीशन बना दी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने, ठीक है, या पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट, क्योंकि इलीगल रूप से ऑब्वियस बात है उनको निकलना है, अपने देश जाइए, ठीक है। बांग्लादेश का रुख क्या कहता कि ढाका स्पष्ट कहता कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से आ रहा तो उसको इस तरीके से निकालो, उसको घरेलू राजनीति का मुद्दा नहीं बनाओ, है ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करो, है ना, फॉर्मल तरीके से उसको वापस भेजो। आप उसको घरेलू राजनीति का मुद्दा बना के और वापस भेज रहे हैं, ठीक है। फिर देन उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है 1996 का गंगा बॉर्डर ट्रीटी का। उसके नवीनीकरण पे बात होनी कि जो फरक्का बैराज बनाया है जहाँ से हुगली ने निकाली है, तो वहाँ पे किस तरीके की पानी का बंटवारा होगा, ठीक है। तो 30 साल की थी और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी, तो एक और मुद्दा उठेगा, इस पे किस तरीके की बातचीत होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक लिखा गया, ट्रस्ट डेफिशिएंट नाम से टॉपिक लिखा गया द हिंदू के अंदर, राइट। फिर इसी में बताया कि पानी का इस तरीके से बंटवारा भी हो रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा, बांग्लादेश को भी पानी की ज़रूरत है ना, पानी की कमी हो रही, तो उसके लिए अपनी जो फूड सिक्योरिटी है, जल की सिक्योरिटी है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो ढाका इसलिए शिकायत करता, मतलब ये कहता, एक आरोप लगाता कि भारत जो है वो जल का बंटवारा ठीक से नहीं करता। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी उनके मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी राजनीतिक तरीके से, वो सॉरी डिप्लोमेटिक लेवल पे, राइट। फिर शेख हसीना की गवर्नमेंट के बारे में बताया कि मतलब क्यों नाराज़गी है बांग्लादेश की। शेख हसीना जो है वहाँ पे की सरकार ये कहती है कि हमें वापस कर दो शेख हसीना को, भारत कहता है नहीं, ठीक है। तो शेख वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाया गया, वहाँ पे तख्ता पलट किया गया, तो दिल्ली में आ गई, वो जब से दिल्ली में ही है। तो ढाका ये चाहता है कि वो उनको वापस भेजा जाए, है ना, जो भी इसके बीच में मुद्दा है उसको सुलझाया जाए ठीक से, राइट। फिर अल्पसंख्यक संख्यक की सुरक्षा, 2024 में राजनीतिक बदलाव के कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हैं हिंदू हैं उन पर हिंसा हुई है, तो उसकी भारत भारत में तीखी प्रतिक्रिया पैदा हुई, यहाँ के काफ़ी प्रदर्शन हुए। तो एक तरीके से जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसको, उसमें भी अविश्वास पैदा हो गया। मतलब जो एक होता है ना पीपल टू पीपल कनेक्शन, कि लोगों का एक देश का दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होता, वो पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। मतलब वो यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके का करता वहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ, उसी तरीके से बांग्लादेश करने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ पे कई मुद्दे हैं, इन्हीं पे बातचीत होगी डिप्लोमेटिक लेवल पे, ठीक है। फिर वीज़ा बहाली, जो भारत द्वारा क्या है, वीज़ा सेवा को कटौती की गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक असंतुलन पैदा हो गया भारत के पक्ष में। मतलब वो यहाँ पे कि बांग्लादेश के आम नागरिक और व्यापारियों के मन में असंतोष पैदा किया गया कि भारत ने जो वीज़ा सेवा में कटौती की उसके प्रति, उस पर भी बातचीत होगी। भारत के सामरिक निहितार्थ की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सेम चीज़ है कि वहाँ की अभी जो गवर्नमेंट है उसमें चीन का और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा, ठीक है। तो उससे किस तरीके से भारत डील करेगा, राइट, कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से चीन की ओर बढ़ रहा है ना। ढाका का दौरा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास भी भारत के लिए कूटनीतिक रेड फ्लैग की तरह माना जा रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूर्वोत्तर सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं, मतलब बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, जो ये कहते हैं कि हम जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको कब्जा के पूरा नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे तुमसे, है ना, एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो वो सब उग्रवादी संगठन है। तो ये मतलब भारत की सुरक्षा के लिए, जो भारत का पूर्वोत्तर एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है, तो उस पे बातचीत होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का तक सुगम पहुंच, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहाँ पर उग्रवाद को रोकने के लिए एक स्थिर और सहयोगी बांग्लादेश का होना भारत के लिए अपरिहार्य है। तो वहाँ पे ये बात है कि बांग्लादेश का सहयोग होना ज़रूरी है, मतलब एक बातचीत तो होगी इस पे, यार किस तरीके की बातचीत करें। फिर बाद में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, भारत सबसे पहले यही बात करता। फिर और एक एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, क्योंकि बांग्लादेश एक गेटवे की तरह काम करता, जो मेन लैंड इंडिया है, जो दिल्ली है, वहाँ से एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगाने के लिए बांग्लादेश एक गेटवे की तरह काम करता, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एक तरीके का झटका लगेगा, जो भी बांग्लादेश जिस तरीके से हरकतें कर रहा, संबंध बिगाड़ रहा इंडिया और बांग्लादेश के। आगे की राह वही है कि इंडिया को थोड़ा
सब्र करना चाहिए, देन डिप्लोमेटिक लेवल पे ही बातचीत करनी चाहिए। जैसे कि घरेलू राजनीति में विदेशी नीति से अलग करना चाहिए, ठीक है, घरेलू राजनीति को विदेशी नीति से अलग करनी चाहिए, ये बता दिया मैंने आपको। फिर जल संधि जो भी समझौता है उसको डेडलाइन समाप्त हो रही तो उसके नवीनीकरण करण पे काम होना चाहिए, राइट। और इस तरीके से काम हो कि बांग्लादेश की जो जनता है उसमें एक विश्वास पैदा हो कि भारत की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए है ना, मतलब भारत के लिए और बांग्लादेश के जो संबंध है उसको सुधारने के लिए है। नेबरहुड फर्स्ट को सबसे पहले मानते हैं अपन, तो उस चीज़ पे काम भी होना चाहिए कि एक विश्वास पैदा हो दोनों देश के लोगों में। साथ में विश्वास बहाली का उपाय बता दिया मैंने कि वीज़ा को वापस ठीक करना चाहिए। देन व्यापार में जो भी असंतुलन पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ठीक होना चाहिए। और जो बांग्लादेशी निर्यातक हैं वो अपना सामान आसानी से यहाँ इंडिया की मार्केट में बेचें, साथ में इंडिया का जो सामान है वो बांग्लादेश की मार्केट में जाए, तो एक तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्शन में एक बढ़ोतरी होगी। साथ में नई राजनीतिक वास्तविकता को भी स्वीकारना है कि मान लो जो भी है बांग्लादेश वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना जा रहा है, तो हमें भी अपनी यहाँ क्या पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नई दिल्ली, ढाका की नई सरकार के आपसी सम्मान, संप्रभुता, साझा हितों के आधार पर रचनात्मक जो भी संवाद है वो स्थापित कर सकती। क्योंकि अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट आए फिर हम बातचीत करेंगे, हमें इसी गवर्नमेंट में चाहे वो एंटी इंडिया हो तो क्या कर सकते, अब पड़ोसी है तो उससे संबंध तो बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमें एक तरीके से जो संबंध है और जो भी संवाद है वो कायम रखना ज़रूरी है, बातचीत कायम रखना ज़रूरी है ना, ठीक है। और रिश्ते में जहाँ तक हो सके सुधार करने की आवश्यकता है, राइट। बस यही था यहाँ पर। देन इसके बाद प्रीलिम्स के थोड़े मेन की काम की चीज़ दे दी कि जो बांग्लादेश है वो 4096 किलोमीटर की सीमा बॉर्डर बनाता इंडिया से, लैंड रूट से, मतलब जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे लंबा किसके साथ है भारत का, वो है बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ है, देन फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। इस तरीके से ये जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उसका एक ऑर्डर है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, तो ये जो जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनसे लैंड रूट से, ज़मीन से हम किस तरीके से बॉर्डर बनाते हैं उसका एक ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है। सबसे कम हम बनाते अफ़गानिस्तान के साथ, जो पीओके वाला रीजन है, जो हमारा रीजन है, तो वहाँ से बनाते केवल 106 किलोमीटर का एरिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ, उसका नाम है बखान कॉरिडोर। क्या नाम है उसका, बखान कॉरिडोर, राइट। तो ये बता दिया आपको। फिर जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते, जो भी बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है उसमें हमारे कौन कौन से राज्य उसको टच करते हैं, बांग्लादेश को इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं किससे, बांग्लादेश के साथ, है ना, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर एक जीरो लाइन है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर एक 3 बीघा कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो स्थित भूमि की एक पट्टी 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दे दी गई। तो 3 बीघा कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट भी देख लेना भाई। बहुत सारी संधियाँ हुई, चाहे वो भूमि पे हो, है ना, 100वें संविधान संशोधन करा था भारत में 2015 के अंदर। तो कुछ एनक्लेव्स और कुछ एनक्लेव बांग्लादेश ने हमें दिए थे और कुछ एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश को दिए थे। मतलब एनक्लेव का मतलब ये होता वो हैं तो उन्हीं के, लेकिन वो बाउंड्री से घिरे, वो इंडिया से घिरे। जैसे बांग्लादेशी एनक्लेव की बात करेंगे तो वो बाउंड्री से घिरे इंडिया की, लेकिन वो जगह जो है वो बांग्लादेश की, तो उसे एनक्लेव कहते हैं, है ना। चारों तरफ से इंडिया है, देन बीच में बांग्लादेश है। तो इसी तरीके से ये जो एनक्लेव का डिस्प्यूट है उसको निपटाया गया। और जब भी हम भारत के अंदर की ज़मीन को किसी को देते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ज़रूरी होता। बाहर की ज़मीन, मतलब बाहर की जो है, बाहर का कोई स्टेट आ जाए, जो कोई विदेशी ज़मीन आ जाए हमारे पास, तो उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन भारत की अंदर की ज़मीन को हम दे रहे हैं उनको, चाहे वो एनक्लेव ही हो, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत थी। तो हमने 100वां संविधान संशोधन करा 2015 के अंदर, जिसमें 111 एनक्लेव बांग्लादेश को सौंपे और उसने 51 एनक्लेव हमको सौंपे। फिर गंगा की जल ट्रीटी बता दी मैंने, 1996 में हुई थी। किस तरीके से जो फरक्का का बैराज है वहाँ से पानी डाइवर्ट होता हुगली नदी के लिए, तो इंडिया कितना पानी लेगा, देन बांग्लादेश में कितना पानी जाएगा, तो उसके बीच में तो 30 साल के लिए हुई थी और 2026 के अंत में ये समाप्त हो जाएगी। तो इसको भी रिन्यू करेंगे वो लोग, राइट। तो ये मेन फैक्ट हैं इसके, तो वो भी समझ लेना। साथ में यहाँ पे एक है कुशियारा नदी का समझौता। जैसे
गंगा नदी का समझौता हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे कुशियारा नदी के समझौते की बात करी गई। ये कहाँ पे बहती है? ये असम और सिलहट वाले क्षेत्रों को फायदा होगा। अब ये नदी का बात कर, क्या कह दिया उन्होंने, हाँ, कुशियारा नदी पे जो समझौता होता है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें, राइट। फिर नदी विवाद की बात करेंगे तो 54 नदी ऐसी हैं जो इंडिया बांग्लादेश में बहती, तो इसके बीच में जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाने की ज़रूरत है, राइट। जैसे तीस्ता नदी है जो सिक्किम से निकलती है, देन पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। ये उसमें असम में नहीं टच करती, तो सिक्किम, देन पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश। तो उसमें 50% जो पानी है वो बांग्लादेश चाहता, ठीक है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो उसका विरोध करती। फिर एक फेनी नदी है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती, इसके ऊपर एक मैत्री सेतु बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इनको ध्यान रखना, और जब भी रिलेशन की बात आएगी तो इन सब नदियों और इन सब टॉपिक पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, मेंस में। फिर अवैध प्रवासन की ये प्रॉब्लम है, जो भी रोहिंग्या शरणार्थी हैं। अब ये रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं वो म्यांमार से आए, है ना। जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ था, तब वहाँ से रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको भगा दिया गया था। तो वो इंडिया में भी ठहर गए थे, मिजोरम त्रिपुरा वाले रीजन में, साथ में बांग्लादेश के रीजन में भी घुस गए थे। तो ये दोनों का एक मुद्दा है, रोहिंग्या मुसलमान दोनों के लिए प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लिए भी, देन इंडिया के लिए भी। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। फिर सीमा पर हत्याएं, बीएसएफ और मवेशियों की तस्करी होने पर जो तनाव बढ़ रहा है यहाँ पर, तो वो एक प्रॉब्लम बन रही, ठीक है। तो ये देख लेना, ये तो जरूरत है नहीं, इसको काट दो, है ना। जो मेन मेन मुद्दे थे वो यहाँ पे बता दिए मैंने, राइट। फिर मैत्री सेतु बताया यहाँ पे, जो फेनी नदी पे है, वो इतने किलोमीटर का, मतलब लगभग लगभग 2 किलोमीटर का लंबा पुल है, जो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के चटगांव जो बंदरगाह है, रामगढ़ वाला, मतलब चटगांव जो है, चटग्राम कहते थे उसको पहले, तो उसको जोड़ता, राइट, ठीक है। तो चटगांव जो पोर्ट है वहाँ, जैसे इंडिया ने ये कहा कि उसकी ट्रीटी हुई, मतलब उसमें समझौता हुआ कि जो चटगांव का पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका यूज़ की बात करी गई। तो इसको देखेंगे फिर कभी, लेकिन अभी इतना समझो कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई, तो इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ कि हमें भी चटगांव जो बंदरगाह है उसका यूज़ करने दो। तो वो यहाँ पे मैत्री सेतु भी बनाया गया, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर। फिर एक पाइपलाइन है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, तो सिलीगुड़ी जो है आपका चिकन नेक वाला एरिया है, पार्वतीपुर तक जाती, हाई स्पीड डीजल आपूर्ति के लिए, ठीक है। इतने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और एक दूसरे के जो भी देश हैं उसके रिलेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये फैक्ट हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे आप, राइट। फिर प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, अंतरजातीय जो जैसे गंगा नदी जाती है वहाँ पर, है ना, तो उसके बीच में जो भी व्यापार हो रहा है वो गंगा नदी से हो जाता तो ज़्यादा सही है। तो वो भी बताया, लैंड से तो होता ही है, साथ में पानी का भी यूज़ कर सकते, तो वो सस्ता पड़ता, ठीक है। देन रक्षा की में बात करेंगे तो कई सारे अभ्यास होते हैं इनके बीच में, जैसे संप्रीति हो गया, थल सेना के बीच में होता दोनों की, बोंगो सागर हो गया, नेवल एक्सरसाइज है, देन कोऑपरेट हो गया, ठीक है, ये नौसेना का है। सच पाया बात को। तो इस तरीके से यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग काम कर रहे हैं। कई सारे एक्सरसाइज जो बता दिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। संप्रीति और बोंगो सागर ध्यान रखना, बस ये भी ध्यान रखना कि बोंगो सागर नौसैनिक वाला है, देन संप्रीति जो है वो आर्मी वाली ट्रेन वो है अभ्यास, राइट। फिर ये बता दिया, ये सब वही सब है यहाँ पर जो मैंने बताया, तारिक रहमान की गवर्नमेंट आई, चीन का ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर, ठीक है। तो वही सब। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं हम कि कथकली पे। अभी ये न्यूज़ में है, कथकली क्यों न्यूज़ में है, द हिंदू की ही न्यूज़ है। तो एक ग्रुप है ना, एक, तो उनको सपोर्ट दिया, कथकली के जो वो हैं परफॉर्मर हैं, तो उनमें जो भी स्ट्रेस है, अब वो चाहे जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, चाहे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जैसे कि बात करेंगे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की, कि जो कथकली के परफॉर्मर हैं उनमें क्या है, जब वो परफॉर्म करते या उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 11-11 12-12 साल तक ट्रेनिंग करते, और जब वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी के टाइम पे, तो इंसान उस उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना इन चीज़ों में, क्लासिकल डांसेस में, तो उनका पैसा, मतलब उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही उतनी, तो अपना जीवन यापन किस तरीके से करेंगे, तो वही स्ट्रेस की बात करेगी। और भी कई तनाव हो सकते, लेकिन मेनली यही स्ट्रेस की बात करी जा रही, और यही स्ट्रेस होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद की कंडीशन बिल्कुल बदल गई है ना। इंसान घर में रहना और डिजिटली काम करना ज़्यादा ठीक है, ठीक है, डिजिटली काम में ज़्यादा बढ़ना। तो इंसान को मान लो कथकली देखना भी है तो किस पे, यूट्यूब पे देख लेगा थोड़ी बहुत शॉर्ट में। तो पूरी लाइफस्टाइल कोविड-19 के बाद पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई।
तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है कि कथकली के जो कलाकार हैं उनके बीच में जो बढ़ते तनाव है या मानसिक तनाव जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी समस्या को दूर करने के लिए एक जो सपोर्ट सिस्टम बनाया, ठीक है, आगे यही न्यूज़ है इसकी, सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, उसकी शुरुआत की गई, राइट। तो जो तनाव है वो उसके कारण की बात करी गई यहाँ पे, जो मैंने बताया अभी, जो भी तनाव हो रहा है उनके बीच में, ठीक है। तो आर्थिक अनिश्चितता, भाई 11-11 12-12 साल तक आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। कथकली में आप देखते हो मुकुट लगाना पड़ता है, इतनी ड्रेसिंग होती है, इतने कलर लगाने पड़ते हैं बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी पे, चेहरे पे। उसके बाद उनके अच्छे तरीके से पैसे ना मिल पाए, है ना, मतलब कमाने का कोई अच्छा जरिया नहीं बन पा रहा वो, उसमें डिक्लाइनेशन आ रहा, डिक्लाइन हो रहा है वो चीज़, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि अधिकांश जो कलाकार हैं वो केवल सीजन टू सीजन रह गए, केवल त्योहारों पे ही कमा पाते, क्योंकि इंसान की लाइफस्टाइल में चेंज हो गया, इन चीज़ों को नकार रहा है, इन चीज़ों को अब इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहा, है ना। अब आप देखोगे 11-12 साल तक प्रॉब्लम करते रहो, इतना प्रशिक्षण लो, इतनी सारी वेशभूषा जो भी मुकुट पहनो, उसके बाद घंटों तक प्रदर्शन करो, थक जाओ, तो ये स्ट्रेस का कारण बन रहा है, और साथ में उसको उतना पैसा भी ना मिले, राइट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ कि स्ट्रेस को ज़्यादा ही बढ़ रहा है इनमें। अब वो क्लासिकल डांस केवल कथकली में नहीं, आगे पहले भी न्यूज़ आ चुकी कि जो कुचिपुड़ी के डांसर्स हैं, है ना, इकोनॉमिकली जो सफ़र कर रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, तो अपना जीवन यापन किस तरीके करेंगे, वो क्लासिकल डांस में ये चीज़ आ रही। तो इंसान के लाइफस्टाइल में भी चेंज करना ज़रूरी है, मतलब हमारी जो संस्कृति है उससे दूर भाग रहा है आजकल का इंसान, जो जेन ज़ी जनरेशन है वो दूर भाग रही, वो इन चीज़ में इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रही। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि संस्थागत समर्थन का अभाव, कोई संस्था इंस्टीट्यूशन इस तरीके से फ्लॉरिश नहीं कर रही जो इनको आगे पैट्रोनेज कर पाए, ठीक है। अब सरकार देगी कितना देगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे आना ज़रूरी है, मतलब एक तरीका बता रहा मैं, एक वो सॉल्यूशन बता रहा, एक छोटा सा सॉल्यूशन, ठीक है। देन कोविड-19 के बारे में बता दिया मैंने कि इनकी आजीविका छीन ली पूरी की पूरी, है ना, वित्तीय और मानसिक तरीके से इनको संकट में धकेल दिया। और निष्कर्ष की बात करेंगे तो वही यहाँ पे कला का संरक्षण की बात करी गई यहाँ पर, कि जो है कला का संरक्षण, इस कला का संरक्षण चाहे वो कथकली हो, भरतनाट्यम हो, ये जो भी क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, इनका संरक्षण कर रहे हैं, तो केवल ध्यान रखो आप कला का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कलाकार को भी बचा रहे हैं, उसके परिवार को भी बचा रहे हैं, है ना, उसको गरीबी में जो जाल में जाने जाने वाला था उससे भी बचा रहे हैं आप। तो सरकार को पारंपरिक कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। चाहे बीमा हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, परामर्श केंद्र हो गया, इनकी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। देन जो अब क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो क्लासिकल डांस 8 टाइप के हैं भारत के अंदर, 8 क्लासिकल डांसेस हैं। जो न्यूज़ थी वो ऊपर ऊपर की थी, जितना बताया ना मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने आपको दे दिया ट्रांसलेट करके, ठीक है। अब क्लासिकल डांस यहाँ न्यूज़ में है कथकली, तो 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है ये, तो भरत मुनि ने किताब लिखी थी जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। जो जितने भी 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से थोड़े थोड़े चीज़ें उठा के जो भी नया शास्त्र बनाया उसमें उसे नाट्य शास्त्र कहा गया। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी, साथ में एक नंदिकेश्वर ने भी अभिनय दर्पण की रचना करी, ठीक है। तो इनकी जो ये दो बुकें हैं, एक भरत भरत मुनि की नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण। तो यहाँ से हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो देखोगे तो भारतीय जो क्लासिकल डांस है, तो उसमें 2 एस्पेक्ट हैं, पहलू को कहते हैं एस्पेक्ट, एक तो तांडव होगा, एक होता है लास्य। तो तांडव जो होता है वो थोड़ा मैस्कुलाइन फॉर्म होती, जैसे शिव जी जो तांडव करते हैं ना गुस्से में, पौरुष फॉर्म होती है ना, मैस्कुलाइन, यानी कि जो मर्दानापन है वो ज़्यादा दिखता है, इसमें गति लय इस तरीके के जोड़ दिया जाता है, तो शिव जी इसका प्रतीक माने जाते हैं। और जो लास्य वाला कॉन्सेप्ट होता है वो पार्वती जी करती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी ने अब जब शादी हो रही थी पार्वती जी की, तो उस टाइम पे ये वाला जो लाश है इसका परफॉर्मेंस करा था, राइट। तो इसमें फेमाइन कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखता है, फेमिनाइन कॉन्सेप्ट, रस, कोमलता, भाव, एक जो ग्रेस होता है ना वो ज़्यादा दिखता है, ठीक है, एक करुणा का भाव दिखता है यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद 8 क्लासिकल डांसेस हैं, और संस्कृति मंत्रालय जो है हमारा, उसने छऊ, छऊ कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पे छऊ जो होता, ठीक है, तो उसको भी एक शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा, तो उसको
9वां शास्त्रीय नृत्य मानता वो, लेकिन मेनली 8 ही माने जाते हैं अभी, ठीक है? मान्यता केवल 8 की हुई है। तो बता दिया यहाँ पे भरतनाट्यम, वो तमिलनाडु में सबसे पुराना यही है, ठीक है? अग्नि को रिप्रेजेंट करता है ये। इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक एक हार्य लास्यम या एक चर्या लास्यम, मतलब एक ही कलाकार कई सारी भूमिका निभाता, कई सारे रोल निभाता। फिर कथकली की बात करेंगे तो केरल, कथकली में नीचे डिटेल में दिया हुआ है। कथकली का फुल तोड़ के देखेंगे तो कथा और कली मतलब सुनाने वाला, ठीक है? तो कथकली का मतलब ये हो गया, मतलब एक तरीके की कथा जब सुनाई जाती है वो वहाँ पे परफॉर्मेंस होती, उसे हम क्या कहते हैं, कथकली के अंतर्गत रखते। तो वेशभूषा, देन चेहरे के हाव भाव देखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? चेहरे पर कई सारे रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, काला, है ना? बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करती है। इनकी जो थीम की बात करेंगे तो रामायण, महाभारत और केरला की जो फोक स्टोरी है उनके ऊपर यहाँ पर थीम रखते हैं वो लोग कथकली के अंदर। देन मोहिनीअट्टम, ये भी केरला का है ना? तो विष्णु जी की जो कहानी है उससे जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने महिला का रूप धारण करा था, ठीक है? तो महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता। लेकिन रिसेंटली न्यूज़ भी थी कि अब जो मोहिनीअट्टम है उसको मेल भी परफॉर्म कर सकते। तो अपना ध्यान रखना कि महिला परफॉर्म करती मेनली, और केरल का है ये, है ना? भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार है उससे रिलेटेड है, ठीक? और उसके बाद लास्य का उत्कृष्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए है ना ये। तो यहाँ पे जो तांडव वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे जो लास्य का एक्सपेक्ट है यहाँ पर, कोमलता, रस, भाव, करुणा, लालित्य और जो फीमेल जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसका प्रदर्शन है यहाँ पर, ठीक है? तो लास्ट यहाँ पर सबसे मेन थीम है, ठीक है? मेन एक्सपर्ट है यहाँ पर मोहिनीअट्टम के अंदर। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कथा कहने वाला, देन घुंघरू, चक्कर, इन सब में जुगलबंदी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखोगे ये जो कथक है, जो रॉयल कोर्ट थे, चाहे वो मुगल काल के हों, सल्तनत के हों, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रभाव यहाँ पे देखा जाता है। मतलब इंडो इस्लामिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्सचर कह सकते हैं एक तरीके का, ठीक है? तो कथक में बहुत सारे चेंजेस आए जब मुगल सुगल आए ना यहाँ पर, अकबर, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब। तो उस टाइम पे कई सारे चेंजेस हुए कथक के अंदर। तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है कि एक तरीके का मिक्सचर कह सकते हैं इसको, ठीक है? सेमी क्लासिकल, लेकिन हाँ क्लासिकल है वो। फिर ओडिसी, ये ओडिशा वाले क्षेत्र में है, और त्रिभंग मुद्रा इसकी फेमस मुद्रा है, जिसमें सिर और पैर और धड़, मतलब 3 तरीके से यहाँ पे मुड़ी हुई होती। और ऐसे किसको बताती है? जल को बताती। ओडिसी जो नृत्य है, डांस है, वो जल को बताता, जल का प्रतीक है। जल को रिप्रेजेंट करता। फिर कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का एक गांव था जिसका नाम है कुचेलापुरम, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी ये। और पीतल की थाली में यहाँ पे रखा जाता, इसको कहते तरंगम। उसको रख के उसके अंदर पैर रख के वहाँ पे डांस किया जाता, तो उसे तरंगम कहते हैं, राइट? फिर सतरिया, 15वीं सदी में एक वो हुए गुरु जिनका नाम था शंकर देव, ठीक है? इन्होंने अंके नाट भी लिखा। फिर असम में सत्रिया जो नृत्य है, वो इतना समझो शंकरदेव से रिलेटेड है। देन भक्ति आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है इसकी, सत्रिया के। फिर मणिपुरी है, तो मणिपुरी में चेहरा आप देखोगे तो इसमें फेस एक्सप्रेशन नहीं चलते, है ना? ये राधा कृष्णा की जो रासलीला उस पर डिपेंड, उस पर बेस्ड है। देन चेहरे के हावा जो है उनका हटा दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे घूंघट रखते। चेहरे के भाव के बजाय कोमल और लयबद्ध कदमों पर जोर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि जब आप देखोगे मणिपुरी का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे बांस का भी यूज़ करते वो लोग, और साथ में जो चेहरे को ढक देते, तो वहाँ पे फेस एक्सप्रेशन की बात ही नहीं होगी, ठीक है? देन कथकली पे बात करोगे, क्योंकि यही न्यूज़ में था। तो यहाँ पे जो थीम लिया जाता है वो रामायण, महाभारत और पुराण, और जो केरला की फोक स्टोरीज होती उनका लिया जाता। और यहाँ पे जो म्यूज़िक बजता वो केरला का फोक म्यूज़िक होता, वहाँ के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, वो बजाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मुखौटा जो चेहरा है उसका मेकअप ज़्यादा महत्व है। जैसे हरा हो गया, मुनायक, देवता, महान चरित्र को बताता, ठीक? देन लाल, दुष्ट, अभिमानी को बताता, लाइक रावण, ठीक? काला जो बताता वो राक्षस और शिकारियों को बताता। और पीला महिला और संतों को बताता, महिलाओं और संतों को। भाषा की बात करें आप तो मणि प्रबलम, मतलब मलयालम और संस्कृत भाषा का मिश्रण जो है उसका यूज़ करा जाता। मलयालम का यूज़ होता क्योंकि केरला में है, और संस्कृत का भी यूज़ होता, ठीक है? फिर ये पूरा टॉपिक होगा कथकली का। देन क्लासिकल डांस के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉपर प्लेट्स की। देखो ये जो नीदरलैंड्स, जब हम हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ से जो कॉपर प्लेट्स लेके आए थे चोला टाइम की, तब न्यूज़ में थी, अभी भी न्यूज़ में है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बौद्ध विहार की बात करी गई कि पहले यहाँ पे बौद्ध विहार था, तो एक बौद्ध विहार के लिए यहाँ पर न्यूज़ में आ गई है। ये दिया ना, द फेट ऑफ नागापट्टनम लॉस्ट विहार,
तो यही द हिंदू की न्यूज़ है, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कॉपर प्लेट्स भी आ गए, देन चोला एम्पायर भी यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। तो बात करते हैं यहाँ पे आनई मंगलम जो कॉपर प्लेट्स हैं जो वापस आई नीदरलैंड से, तो वो 11वीं सदी की चोला एम्पायर के बारे में बताती, चोला डायनेस्टी के बारे में बताती। इनकी भाषा देखो तो संस्कृत और तमिल, दो भाषाओं का यूज़ है इसमें, ठीक है। संस्कृत में वहाँ के राजा महाराजाओं की बारे में बताया, साथ में तमिल के अंदर भी वहाँ पे जो राजा महाराजाओं के क्या क्या वो थे, क्या आदेश थे, तो उनके बारे में बताया पूरा, ठीक है। उनकी क्रोनोलॉजी बताई। बस इतना ध्यान रखेंगे कि दो भाषाओं का यूज़ हुआ, संस्कृत और तमिल भाषा का। वर्तमान में नीदरलैंड में थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गए तो वापस आ रही है भारत, मतलब वापस आ गई, ठीक है। अभी आ चुकी भारत, क्योंकि ऑब्वियस बात है यात्रा पूरी हो चुकी। इसमें किसके बारे में है, इसमें राज राजा जो चोल हैं, राज राजा प्रथम हैं, उनके बारे में है ना। उन्होंने दान की शुरुआत करी, दान की घोषणा करी। तो इनके बारे में कौन लिखते हैं, इनके बारे में राजेंद्र चोला फर्स्ट ने ही छपवाई थी ये, कि पिता की मृत्यु के बाद दान को अंतिम रूप दिया, ताम्रपत्र जारी किए गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद कुलोत्तुंग चोल प्रथम, इन्होंने भी कई सारे ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स निकाली, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है जो स्मॉल वाली थी। फिर विदेशी संस्थापक, जैसे कि बौद्ध विहार की बात करी गई, तो श्री विजय साम्राज्य था इंडोनेशिया के आसपास, जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन है ना, वहाँ पे एक साम्राज्य था जब इंडिया के अंदर चोला डायनेस्टी थी, मतलब आज से 1000 साल पहले। तो उसी टाइम पे इंडोनेशिया के अंदर श्री विजय साम्राज्य था शैलेंद्र शासकों का। तो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था मार विजय तुंगवर्मन। तो उन्होंने इंडिया के अंदर परमिशन ली कि बौद्ध विहार बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे जब दान की बात आएगी, तो यहाँ पे जो नागापट्टनम है, देन अन्नई मंगलम जो गांव है ना, अन्नई मंगलम गांव से जो भी राजस्व मिलता था उसको दान कर दिया गया था इस चूड़ामणि बिहार के लिए, जो कहाँ पे नागापट्टनम में स्थित है। तो यही न्यूज़ थी यहाँ पर, इसी न्यूज़ के लिए वो द हिंदू में छपा, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे पल्ली चंदम, पल्ली चंदम क्या होता है, जैन लोगों को जो भी भूमि दान दी जाती थी उसे पल्ली चंदम कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिया होगा कि चोल लोग, क्योंकि शिव जी को मानते हैं वो, साथ में वो बुद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय से भी काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, मतलब उनको भी दान दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये सेकुलर मानते हैं, जो भी इतिहासकार हैं वो इनको सेकुलर मानते हैं कि जो सैव थे फिर भी इन्होंने जैन और बुद्धों को भूमि दान दी, राइट। फिर ऐतिहासिक महत्व तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, चोल जो थे वो भगवान शिव को मानते थे, उसके बाद भी इन्होंने बौद्ध मठ के लिए भारी अनुदान दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें यहाँ पर, कि इस चीज़ को लेके हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनसे काफ़ी अच्छा अच्छा कूटनीतिक सांस्कृतिक संबंध बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी इसी तरीके के संबंध थे। समुद्री व्यापार उस टाइम पे बहुत बेहतरीन था, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि ताम्रपत्र और दक्षिण जो साउथ ईस्ट एशिया के बीच मजबूत कूटनीतिक, सांस्कृतिक, समुद्री व्यापार के संबंधों को का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं इसको, उस समय, है ना, चोला एम्पायर के टाइम पे। फिर बिहार का पतन किस तरीके से हुआ, तो ब्रिटिश काल जब आया, है ना, जो एक क्रिश्चियनिटी आ गई यहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने ध्वस्त कर दिया, देन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, जो भी इसका एरिया था। तो यही सब यहाँ पे न्यूज़ में था, जो भी बिहार के बारे में, नागापट्टनम में। तो उसकी पूरी जानकारी ले ली हमने। देन जो कॉपर प्लेट्स हैं नीदरलैंड से आई, उस वो भी बात कर ली। और लीदन इसलिए कहते हैं इसको कि नीदरलैंड की एक वो यूनिवर्सिटी थी, लीडन यूनिवर्सिटी, तो वहीं पे रखी थी ये, तो इसलिए इसको लीडन कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे पल्लीचंदम हो गए, है ना, और ये कॉपर प्लेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में जानना। तो हमने इसका पूरा ताना वाना देख लिया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। देन अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो अगला टॉपिक हमारे पास है, न्यूज़ में है ये, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले यहाँ पे द हिंदू के अंदर छपाई है अरोरा के बारे में। अब अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस, नॉर्थ वाले पार्ट में देखोगे, नॉर्थ पोल पे जो नॉर्वे स्वीडन वाला रीजन है, तो वहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सूरज से जो भी आपकी सोलर वेंट्स या कोरोनल मास इजेक्शन आ रहा, मतलब प्लाज्मा के कण आ रहे, तो उससे क्या होता, एक ऑरोरा बोरियोलिस निकलता, मतलब रंगीन लाइट निकलती है आसमान में, ठीक है, राइट। तो वो उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, क्योंकि वो नॉर्वे वाले रीजन में हो रहा। अगर वही चीज़ सदर्न पोल पे होगी तो उसे कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फिनोमेना है, लेकिन लद्दाख वाले रीजन में भी देखा जा रहा है ये। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि इंडिया में क्यों, इंडिया में कैसे,
ठीक है, तो इसके पीछे की साइंस जानते, इसके पीछे की न्यूज़ जानते। तो परिभाषा बता दी मैंने कि रात के टाइम पे आसमान में दिखाई देने वाली जो रंगीन लाइट हैं, अब वो हरी भी होती हैं, लाल भी होती हैं, कई सारी लाइट्स होती हैं, उनकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, या तो पूरी हरी होंगी या फिर लेयर्स में होंगी वो अलग अलग कलर की। तो उत्पत्ति की बात करेंगे, जो भी सोलर विंड्स निकल रही, जो भी चार्ज पार्टिकल निकल रहे, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करते, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करते, तो वहां पे क्या होता, एक स्पार्क कह सकते हैं, स्पार्क जनरेट होता है। वहां पे क्या होता, अब यहाँ पे कोर फिजिक्स कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, एक लेयर से दूसरे ऊपर जाते, एक एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, और जब वो रात को नीचे आते तो एनर्जी रिलीज करते, वही एनर्जी क्या होती, हमें दिखाई देती। ठीक है, फिर तो इसके पीछे का सिंपल एग्जांपल है, हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, बस सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से संबंध में आते, मतलब उससे उसके संपर्क में आते, तो वो यहाँ पे ये अरोरा की घटना दिखाई देती। ठीक है, गैसों से टकराव की बात करी यहाँ पर, तो इसको भी देख लेते कि वायुमंडल में जो थर्मोस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल रहते हैं, जो भी गैसेस होती ना, वो क्या होती, परमाणु के रूप में ना रखे वो, ठीक है, वो किसके चार्ज के रूप में रहती, प्लस माइनस के रूप में। तो वहां से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती, वो रंगीन रोशनी की तरह दिखाई देती। ठीक है, गैसों से टकराव हो गया यहाँ पर है। भौगोलिक स्थिति की बात करी तो अरोरा बोरियलिस बता दिया, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले जो रशिया का वाला रीजन है, साइबेरिया वाला सबसे ऊपर वाला, तो वहां दिखाई देते नॉर्थ पोल पे। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ दिखाई देता, वो साउथ पोल पे, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि भारत में कैसे, लद्दाख वाले रीजन में जाओगे तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसका मेन रीज़न है कोरोनल मास एजेक्शन। जब भी तूफान आते, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते, ठीक है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते, तो क्या होता, भारी मात्रा में प्लाज्मा आता। प्लाज्मा का मतलब कह सकते हैं कि प्लस माइनस, जो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा तूफान आता, जो भारत कह रहा मैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता, देन विस्फोट करता। ठीक है, तो वो यहाँ पे पृथ्वी के की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता, और जब वो संपर्क, क्योंकि तूफान है काफ़ी संपर्क में आएगा, तो ये जो घटना है वो पोल्स की से शिफ्ट हो गए, पोल पे तो होती होती, तो साथ साथ और भी जगह पर होना शुरू हो जाती, और लद्दाख वाले रीजन में ये चीज़ दिखाई देती। ठीक है, तो लद्दाख जाओगे तो वहाँ पे क्या, एक हैनले नाम की जगह है, तो वहाँ पे ये चीज़ सब चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हम यूनिवर्स देखते, जो भी स्टडी होती, वहाँ से हम आसानी से कर सकते, वहाँ पे देख सकते। ठीक है, अब दिल्ली जैसे शहरों में देखोगे तो वहाँ पे तारे दिखाई नहीं दे रहे, इतना पॉल्यूशन है, तो लोग हैनले जाते हैं घूमने के लिए, इस टूरिज्म के लिए, और बहुत सारी रिसर्च करने के लिए भी। ठीक है, स्पेस में रिसर्च करने के लिए भी, राइट। तो ये तीव्र जियो मैग्नेटिक तूफान है, तो इसके यही इसका रीज़न है कि लद्दाख में क्यों दिखाई दिया। देन इसके विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पे G1 G2 इसकी ज़रूरत है नहीं, भाई इतना समझो, क्योंकि तूफान की बात करी गई तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से शिफ्ट हो गए, बहुत सारी ऐसी अर्थ की ऐसी लोकेशन है वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने G1 से G5 तक के जो भी तूफान है, इसकी कैटेगरी हैं, जो G5 वाला है वो काफ़ी बड़ा तूफान है ना। जब भी G4 और G5 इस तरह का तूफान आएगा, कोरोनल मास एजेक्शन जब भी G4 या G5 लेवल का आएगा, तो जो अरोरा की घटनाएं हैं वो ध्रुवों यानी कि पोल्स से खिसक के कहाँ पे हो जाएंगी, वो कुछ अलग अलग लोकेशंस पे भी दिखाई देना शुरू कर देंगे। तो एक साथ में हमारा क्या है, लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पे भी दिखाई देती। अब लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे इसलिए दिखाई देती कि वहाँ पे क्या है, लाइट पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे पॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, फिर सोलर चक्र की बात करें यहाँ पे कि हर 11 साल में जो है सोलर मैक्सिमा सोलर मिनिमा का एक पूरा चक्कर पूरा होता, तो वो यहाँ पर अगर सोलर मैक्सिमा होगा तो ये घटनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर देन यहाँ पे रंगों की बात करी तो ये ज़रूरी है नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन होगा तो लाल रंग दिखाई देगा, है ना, कम ऊंचाई होगी तो हरा रंग दिखाई देगा, नाइट्रोजन होगा तो नीला बैगनी रंग दिखाई देगा। तो रंगों में क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, ये चीज़ें कब तक ध्यान रखेगा इंसान, है ना, इलॉजिकल हो जाएगा भाई ये तो बिल्कुल। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे था, अरोरा का मेन कॉन्सेप्ट वो बता दिया मैंने आपको, कोरोनल मास एजेक्शन और सोलर विंड। सोलर विंड हर टाइम चलती रहती, लेकिन जो कोरोनल मास एजेक्शन है वो एक टाइम का ऐसा है जो कि सोलर मैक्सिमा की टाइम पे आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब एक टाइप का ब्लास्ट होता, तो वहाँ से जो बहुत सारा तूफान निकलता उसी को हम कोरोनल मास एजेक्शन नाम देते, राइट। तो बस यहाँ पे इतना ही था, यह हैनले के बारे में बता दिया कि लद्दाख में यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व है, मतलब यहाँ जाओगे तो लाइट पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन ही नहीं है, तो जो स्पेस है बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, मिल्की वे को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो हैनले है लद्दाख में जगह,
राइट। तो इसमें कई सारे रिसर्च सेंटर भी खुले हुए हैं, कि दिखा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची वेधशाला भी यहाँ पे एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हैंले डार्क स्काई रिजर्व बना हुआ है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता। तो वो यहाँ पे खगोलीय जो घटना है, जैसे बताया मिल्की वे को आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी आकाश गंगा है उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेबल अरोरा रेड आर्क, भारत में जो लाल रंग का बैंड दिखाई देता है, तो अरोरा अरोरा से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे SAR आर्क्स कहते हैं उसको। तो ये रिंग करंट है वगैरह वगैरह, इसको पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस इसको पॉज करो, पढ़ लो। जैसे भारत में जो लाल रंग है का बैंड दिखाई देता है, वह पारंपरिक रूप से अरोरा से थोड़ा अलग है, ठीक है भाई। इसे SAR आर्क कहते हैं। यह है वायुमंडल में मौजूद रिंग करंट के गर्म होने के कारण बनता और स्थिर रहता है, जबकि सामान्य अरोरा नाचते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। तो एक डिफरेंस मिल गया अरोरा में और SAR में, ठीक है। तो कोई ये नई चीज़ है। फिर भारत के बहुत सारे मिशन हैं जो सूरज की स्टडी करने के लिए गए, है ना, बहुत सारे नहीं, मतलब दुनिया के बहुत सारे मिशन हैं। तो भारत का भी उनमें से एक है, जिसका नाम है आदित्य L1, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में 5 लैग्रांज पॉइंट हैं। तो आदित्य L1 जो मिशन है वो L1 पॉइंट पे गया, लैग्रांज 1 पॉइंट पे गया, जिससे सूरज बिल्कुल उसके सामने रहेगा, तो स्टडी काफ़ी अच्छी कर सकता वो, ठीक है। गॉट इट। तो आदित्य L1 मिशन, दुनिया के अलग अलग मिशन है, बहुत सारे मिशन गए, अमेरिका ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, चाइना ने भी बहुत सारे मिशन भेजे। तो वो किसकी स्टडी करने गए आदित्य L1? जो कोरोना है, सोलर फ्लेयर्स है, सोलर विंड्स हैं, है ना, और जो सूरज की लेयर्स हैं, कोर, और वहाँ पे रेडियो एक्टिव लेयर, कई सारी लेयर हैं, तो उनकी स्टडी करने गया। साथ में कोरोना का जो टेम्परेचर है, जो सबसे बाहरी परत मानते हैं हम किसकी, सूरज की, तो उसकी स्टडी करने गया कि यहाँ पे एकदम से ऐसी टेम्परेचर एनोमली क्यों दिखाई दे रही, मतलब टेम्परेचर एकदम से 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों हो जा रहा है ना। तो वो सबसे बाहरी परत पे, जबकि उससे नीचे परत पे वहाँ पे 5 से 6 हज़ार समथिंग है। एकदम से जब कोरोना में पहुँच रही गाड़ी, तो वहाँ पे 1.5 मिलियन समथिंग हो जा रहा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, कई सारे यहाँ पे पेलोड्स भी लगे थे, जो सूरज की अलग अलग संरचना, अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे सूट हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है, और एस्पेक्स हो गया। इस तरीके से कई सारे पेलोड्स लगे हुए। आगे नाम ध्यान नहीं रखना, बहुत पुराना टॉपिक है, आदित्य L1 पता होना चाहिए बस, कि सूरज की स्टडी के लिए गया वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो भी स्टॉर्म्स आते हैं, यही बताया हुआ है कि जो हमारी ग्रिड लाइन है, संचार की सेवा है, या जो सैटेलाइट्स का जो कनेक्शन है, उसको ख़राब कर सकते, ठीक है। UPSC का क्वेश्चन भी है, था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC का, कि जब सोलर विंड आते या कोरोनल मास इजेक्शन होता, तो उससे अर्थ पे किस किस चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता। तो वहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए थे। तो इतना समझो, जो भी हमारी संचार व्यवस्था है उसको ख़राब कर सकते, वो जो पावर ग्रिड है ना, उसको बेकार कर सकते, राइट। तो यहाँ पे इतना ही था, जो मेन टॉपिक्स थे वो मैं आपके लिए लेके आ गया। देन द हिंदू के लिए इतना ही था। इसमें जो मेन सबसे बेस्ट टॉपिक थे, उसमें हम डिटेल सबसे बेहतरीन डिटेल जानी हमने इसमें, राइट। तो इसी तरीके से हाँ, अगर हम रोज़ के, मतलब जो द हिंदू में हर न्यूज़ तो पढ़ने वाली होती नहीं, या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर होगा, उसमें हर न्यूज़ पढ़ने वाली नहीं होती। तो उसमें हमारे काम की क्या न्यूज़ है ना। फ्यूचर में जो UPSC पेपर बनाएगी, वो किस तरीके से बनाएगी, तो उसका एक गेस लगा के हम लोग निकालते हैं। जो PDF प्रोवाइड करी जाती है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, और कई सारी वेरियस रिसोर्सेज से उठाए जाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि हाँ, ये द हिंदू में न्यूज़ में है, तो इससे किस तरीके से क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकते। तो यहाँ पे पूरा आपको ताना बाना दिया जाता, पूरी डिटेल में एक एक बारीकी आपको पढ़ाई जाती, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।